यहाँ बिहार में क्या था, चिरांद, है ना। यहाँ क्या था हमारा, लंगनाज, ठीक है। यहाँ क्या था हमारा, आदमगढ़, और एक भीमबेटका। यहाँ पे क्या था, पिकलीहल। यहाँ पे क्या था, पल्लवरम, है ना। इस तरीके जो हमारे देश में, पूरे भारत में अलग अलग जगह पर ये जीवन जिया जा रहा था, किसके आधार पर, पत्थर के आधार पर। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जहां जहां पर इंसान पत्थर से अपना जीवन बिता रहा था, अब वहां वहां एक मेटल की एंट्री हो जाती है, और वो मेटल किस नाम से जाना जाता है, कॉपर के नाम से जाना, ठीक है ना। तो चैल्कोलिथिक में पहला पॉइंट ये लिखना आप लोगों को कि कॉपर वॉज फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन। लिख लीजिए इसको। तांबा पहली धातु थी, खोज मानव ने। कॉपर वॉज फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय। अब जहां जहां तांबा पहुंचा, वहां वहां कैलकुलेटिक कल्चर पहुंचा, ठीक है ना। हाँ, हिंदी में लिख लीजिए। तांबा पहली धातु थी, खोज मानव ने। कॉपर वॉज फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय। और अब कुछ ऐसे एरिया हमारे देश में डेवलप हो गए, जगह डेवलप नहीं हुई, एरिया डेवलप हो गए, और इन उन एरियो में बहुत सारी साइटें हम लोगों को मिली, ठीक है ना। और जहां जहां पर वो एरिया डेवलप हुआ, उसी को नाम दे दिया गया कैलकोलिथिक कल्चर्स, यानी कि ताम्र पाषाण संस्कृतियां। तो नेक्स्ट पॉइंट के रूप में आप लिख लीजिए, कुछ ताम्र पाषाण संस्कृतियां निम्नलिखित है। सम चैल्कोलिथिक कल्चर्स आर, कुछ ताम्र पाषाण संस्कृतियां निम्नलिखित है। उसमें अब देखिए, एक नाम मैं आपको बताऊं कि चैल्कोलिथिक कल्चर्स में, यहाँ राजस्थान का जो एरिया है ना, साउथ ईस्ट राजस्थान है, और यहाँ पर जो कल्चर डेवलप हुई, उसको नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, आहार कल्चर। तो अब आप, आपका टॉपिक है चैल्कोलिथिक। सबसे पहली जो कल्चर हम स्टडी करेंगे उसका नाम है आहार कल्चर। पहली कल्चर का नाम लिखिए, आहार कल्चर। हिंदी में लिखेंगे आप लोग, आहार संस्कृति। क्या लिखा आपने, आहार संस्कृति। का टाइम पीरियड आप लिख लीजिए, तो बीसी और 1520 का टाइम अलग अलग को में आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड है 1500 में। इस कल्चर में आप सबसे पहले एरिया लिख लीजिए। तो एरिया क्या बताया मैंने आपको, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट राजस्थान। एरिया में क्या लिखोगे, साउथ ईस्ट राजस्थान। उसके बाद कुछ साइट्स लिख लीजिए इनकी। साइट्स में आप नाम लिखिए, क्या नाम, तो ये आपको आहार ही लिखना है। एरिया मैंने बोला ये वाला, कौन सा बैठेगा, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में एक आहार नाम लिख लीजिए, किलुंद। एक नाम और लिख लीजिए, गणेश्वर। ठीक है, किलुंद, किलुंद, ILUND। तीसरा गणेश्वर। अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि आहार का मीनिंग क्या होता है। तो आहार का मीनिंग होता है तांबावती, या आहार का पुराना नाम तांबावती, एंशियंट नेम ऑफ आहार। ये जो आहार है, ये एक जगह का नाम है असल में, तो इसका पुराना नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। तो आहार का पुराना नाम लिख लीजिए, तांबावती। क्या आपने, अब इसके बाद एक कल्चर और हम देखेंगे, नाम है मालवा कल्चर। तो मालवा कल्चर का भी समय लिख लीजिए आप लोग, 1720 और 1220। अभी इस मालवा कल्चर में भी सबसे पहले क्या लिखोगे आप, एरिया।
एरिया देखिए कौन सा है। अब ये जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है, ये मालवा नाम है। यहाँ जो कल्चर डेवलप हुआ उसका नाम क्या है? मालवा कल्चर। तो आप एरिया में लिख लीजिए मालवा इन मध्य प्रदेश। एरिया में क्या लिखोगे? मालवा इन मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे साइट्स, साइट्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप लिख सकते, तो नाम लिख लीजिए नवादा टोली। एक लिख लीजिए एरण। नगदा, बड़ी फेमस साइट है जहाँ से हमें मालवा कल्चर के एविडेंस मिले हैं। एक, ये तीनों मध्य प्रदेश में है, तीनों साइटें मध्य प्रदेश में। हाँ, मालवा रीजन है अभी भी। मालवा जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, मालवा प्लेटो के नाम से आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, नगदा, ठीक है जी। अब एक तीसरा कल्चर लिखिए आप, कल्चर का नाम तो बता देता हूँ मैं। उसका नाम है जोरवे, जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर का समय लिख लीजिए 1400 से लेकर 700। इसमें से पहले क्या लिखोगे? क्या क्या आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है एरिया है ना, पश्चिमी महाराष्ट्र है, ये वाला एरिया है। कहाँ डेवलप हुआ? पश्चिमी महाराष्ट्र। ये मैं क्या लिखूंगी? पश्चिमी महाराष्ट्र। आप कुछ साइट्स लिख, साइट्स में आप नाम लिख लीजिए, जैसे सोन गांव। साइट्स में क्या नाम लिखोगे? सोन गांव, इनाम गांव। हाँ जी, सोन गांव, इनाम गांव जी। एक लिख लीजिए चंदोली। नाम हो जाएगा आपका जोरवे। वासा, 5 फेमस साइट है जहाँ पर क्या डेवलप हुआ, जहाँ पर डेवलप हुआ जोरवे कल्चर। जोरवे। तो देखिए 3 कल्चर की हमने बात की जो चैल्कोलिथिक के ज़माने की है। एक तो आहार कल्चर, एक मालवा कल्चर, और एक आपका जोरवे कल्चर। और एक ज़माना आपकी समझ में आया कि इस ज़माने में इंसान पत्थर और तांबे का टूल कर रहा था और उसी से अपना जीवन आगे बढ़ा रहा था, ठीक है जी। अब इसके बाद धीरे 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 क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे एरिया डेवलप हो गए जहाँ पर इंसान तांबे में टिन मिलाना जान जाता है। क्या मिलाना जान जाता है? तांबे में टिन। और तांबे में जब टिन मिलेगा तो आपको ये पता होना चाहिए, हमारा चैप्टर है भाई है? तो जब तांबे में टिन मिलेगा क्या बनेगा भाई? कॉपर प्लस टिन तो बनेगा ब्रोंज। और ब्रोंज को हिंदी में क्या कहते हैं? कांसे। और इतिहासकारों ने इसे नाम दे दिया कांसे युग, जिस जमाने में इंसान ने पत्थर के साथ साथ तांबे के टूल्स यूज किए, ठीक है। अब इस कांसे युग में इंसान ने क्या किया? इंसान ने जो है शहर डेवलप किए। क्या डेवलप किए? अर्बन एरियाज। और ये अर्बन एरियाज देखिए कि हमें जो है अभी तक कितने मिल चुके हैं? 1500 से ज्यादा। और ये कब मिलने शुरू हुए? ये मिलने शुरू हुए 1921 में। अब जब हमने अपना सिलेबस देखा तो हमारे सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक टॉपिक है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। और जब हमने इस नॉलेज को और उस चैप्टर को मिला के देखा तो हमें पता चला कि भाई एग्जामिनर हमसे से जानना चाहता है कि आप एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इंडस वैली को जानते हो या नहीं जानते हो, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो हमारा जो तीसरा चैप्टर तैयार होगा वो किस नाम के शुरू हो जाएगा? इंडस।
वैली सिविलाइजेशन। इसका मतलब अब हमारा जो नया चैप्टर शुरू होगा किस नाम से शुरू होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हेडिंग के रूप में लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सिंधु घाटी सभ्यता। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये तीसरा जो चैप्टर हमारा शुरू हुआ वो किस नाम से शुरू हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम। अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे भाई। देखिए आईवीसी, अब क्लियर होगा, कंफर्म हो गया कि भाई हमें एक चैप्टर स्टडी करना है, चैप्टर हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है जी। अब आईवीसी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के ज़माने में लाहौर से लेके मुल्तान के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और इसी रेलवे लाइन बिछाई जाने के दौरान जो है एक गांव टाइप का एरिया था, उसका नाम है हड़प्पा। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन वगैरह बनाया जा रहा था। और इसी हड़प्पा नाम की जगह पर कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर था और वो काफ़ी पुराना था। तो जब कोई मिट्टी का ढेर काफ़ी पुराना हो जाता है तो उसे क्या कह देते हैं हम लोग? टीला। ये शब्द आपने सुना होगा, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए ये छाजपुर है और इस छाजपुर से आप 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर कोई मिट्टी का ढेर है, ठीक है ना? और वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग जाए और उस पूरे एरिया को अपने अंडर में लेके उसमें मिट्टी हटानी शुरू कर दे। और मिट्टी हटाते 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 जो है जब सरफेस पे आए तो पता चला कि वहाँ पर एक शहर काफ़ी पुराना दबा हुआ था। अब उस जमाने की लिपि हम लोगों को नहीं पता है, स्क्रिप्ट हम लोगों को नहीं पता है, तो उस साइट को क्या नाम दिया जाएगा? छाजपुर, है ना? छाजपुर साइट दिया जाएगा क्योंकि उस जमाने की लिपि का हमें नहीं पता है। सेम कहानी जो है आईवीसी के शहरों के साथ है, जहां जहां पर आज के नाम के अकॉर्डिंग जगह है और उस जगह पर कोई मिट्टी का ढेर या कुछ ऐसी जगह मिली जहां पर ये पता चला कि इंडस वैली सिलेक्शन के एविडेंस मिले हैं, तो उस साइट को क्या नाम दे दिया गया? उसी शहर के नाम पर उसको नाम दे दिया गया। यानी कि हड़प्पा के नाम से ही उस जगह का नाम, जबकि वहां अब से 4000 साल पहले एक सभ्यता डेवलप हुई थी जिसका एक शहर वहां पे डेवलप हुआ था। अब उसका नाम हमें उस जमाने में नहीं पता, लेकिन आज उस जगह के बराबर में नाम क्या है फेमस? हड़प्पा। तो उसे हमने क्या नाम दे दिया? हड़प्पा नाम दे दिया। अब जब इस शहर का पता चला तो यहाँ से जानकारी मिलनी शुरू हुई, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लगा कि भाई और भी शहर होंगे। तो धीरे 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 आज अगर हम बात करते हैं 2023 तक, तो लगभग 1500 से ज़्यादा शहर हम लोगों को मिल चुके हैं जिनका रिलेशन किसके साथ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। कुछ बात समझ में आई? ठीक है जी। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आप देखिए कि हमें इंडस वैली को समझना है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा शहर है। कितने शहर बताए मैंने आपको? 1500 से ज़्यादा। और अगर हमें उस ज़माने के शहरों के नाम, ठीक है ना, पता चल जाए, जो एक ज़माने में शहर हुआ करते थे और आज क्या है, आज सिर्फ एक साइट्स है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडस वैली सिलेक्शन की उन साइटों को देखेंगे जो एक ज़माने में शहर हुआ करते थे। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो मेरे पास तो मैप है और आप अपने हिसाब से मैप बना लीजिए और फटाफट मैं नाम उनके लिख देता हूँ ताकि एक फ्रेम आपके दिमाग में बन जाए कि आईवीसी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो बनाइए फटाफट। ये कौन सा देश है भाई? ईरान। और ईरान के बराबर में कौन सा देश है ये? इराक। ये हमारा उस जमाने में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडस वैली सिलेक्शन के जो सबसे नॉर्थ और सबसे साउथ और सबसे ईस्ट और सबसे पश्चिम के जो शहर हैं उनको हम देख लेते हैं, है ना, ताकि एक फ्रेम आपके दिमाग में बन जाए कि आईवीसी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, फटाफट जो है उन जगहों के नाम हम देख लेते हैं। जैसे ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम क्या है? मांदा। और ये सबसे नॉर्थेस्ट साइट है आईवीसी। और यहाँ चिनाब रिवर के किनारे पर है ये। पर कौन सी हो जाएगी? चिनाब। अब ये देखिए महाराष्ट्र है, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है दायमाबाद या दैमाबाद। और ये सबसे साउथेस्ट शहर है आईवीसी का, जो प्रवरा रिवर के किनारे पर है। प्रवरा रिवर का क्या नाम है? प्रवरा। और सबसे ईस्ट के लिए हम जाएंगे कहाँ? यहाँ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मेरठ डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे एक जगह है इसका नाम है आलमपुर। और ये सबसे ईस्ट वाली साइट है
और ये किस रिवर के किनारे पर है? हिंडन रिवर का क्या नाम है? हिंडन। और एक साइड पाकिस्तान में यहाँ है ना, और इसका नाम क्या है? नाम है डोर। और ये सबसे पश्चिम वाली साइड है, और ये दाश्क रिवर के किनारे। दाश्क तो मतलब आप समझ गए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इन 3 देशों में फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताइए। कौन है जिस चारों बातें समझ में नहीं आई हो? हाथ उठाइए फटाफट। नाम ना समझ आए तो पूछ लीजिए मेरे से। अब देखिए, इसी मैप पर जब हम स्टोन एज स्टडी करते हैं तो जम्मू कश्मीर में हमें क्या मिलता है? बुर्ज होम, है ना। और इसी मैप पर जब हम आईवीसी को स्टडी कर रहे हैं तो हमें जम्मू कश्मीर में क्या मिला? मांदा। लेकिन दोनों शहर अलग अलग जमानों की जानकारी देते हैं। मांदा हमें जानकारी देता है जो अब से 4000 साल पहले शहर डेवलप हुए। और हाँ जी, मांदा, दे दे दमात। हाँ, प्रेवरा रिवर का नाम है प्रेवरा। ठीक है जी, देख लिया आपने। अब इसके बाद हम बात करेंगे अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में 2 शहर है, एक का नाम है एम से बनेगा नाम, और एक का नाम एस से। एम से जो नाम बनेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाम है मुंडी गक। एस से बने तोरतू। ये 2 नाम मैंने वहाँ लिख दिए, और आप यहाँ मेंशन कीजिए अपने मैप पर। अगर आपके पास मैप बड़ा है तो नाम पूरा लिख लेना, और मैप छोटा है तो सिंबॉलिक रूप में कुछ भी आप मेंशन कीजिए, और नाम बराबर में लिखिए, ताकि आपका जो वो मैप बने ना, एक इफेक्टिव मैप बने आपका। जब आप रिवीजन करोगे तो सारी की सारी साइटें आपके सामने एक ही मैप पर आ जाएगी। इनका तो खोज की तो अलग बात है, ठीक है ना। ये नॉर्थ वेस्ट साउथ वाला क्रम है इनका ये। हाँ, उसका नाम है मुंडी गक, ए क्यू, मुंडी गक। और ये ऐसे बनेगा शोरतू घई, शोरतू घई। दाइमाबाद के नीचे ये रिवर का नाम है प्रेवरा। का क्या नाम? प्रेवरा। असल में ये आपकी बुक में जो मिलेगी ना, वो मिलेगी गोदावरी। ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की सहायक रेखा है ये प्रेवरा, उसके किनारे पर ये शहर। अब थोड़ा आगे बढ़े भाई, अब हम चलते हैं। ये पाकिस्तान में यहाँ पर 2 शहर है, एक का नाम एच से बनेगा और एक का नाम बनेगा जी से। अब ये दोनों नाम जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ। एच से क्या हो जाएगा? हड़प्पा, और जी से हो जाएगा गनवारी वाला। में ऐसे लिखोगे आप लोग, गणवारी। और ये दोनों साइट है पाकिस्तान के पंजाब में है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब हम कहाँ पहुँचेंगे? अब हम पहुँचेंगे पाकिस्तान के इस वाले एरिया में। यहाँ पर एक साइड जिसका नाम, साइड जिसका नाम, और एक साइड यहाँ है जिसका एस से बनेगा। ये जो नाम है मैं यहाँ लिख देता हूँ। बी से बनेगा बालाकोट, से बनेगा डाबरकोट, और एस से बनेगा का को, सुत का, सुत का को।
ये तीनों साइटें जो है इस तरफ है पाकिस्तान के। तो ये बालाकोट हो गया, डाबरकोट हो गया, सुतका को हो गया, और ये सुतका गेंडोर हो गया। यानी कि ये चारों साइटें अगर हम देखें तो हमें कहाँ मिलती है पाकिस्तान में? बलूचिस्तान। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान एरिया है वो चारों साइटें है। ठीक है। को है, और सुतका गेंडोर ये है। ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं टोरतू भाई, ये अफगानिस्तान में है। दोनों साइटें यहाँ है ना, अफगानिस्तान में। बलूचिस्तान ये है, ये जो एरिया है ना, ये बलूचिस्तान वाला एरिया है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के पंजाब में। हाँ, गणवारी वाला जो है पाकिस्तान के पंजाब में। सुतका गेंडोर यही तो बताया मैंने। ये रहा ना सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान। आप क्या कह रहे हो? यही बोले थे। अफगानिस्तान में ये है दो बस। कौन कौन सी? मुंडीगक और शोरतुगाई। ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं पाकिस्तान के सिंध में। पाकिस्तान के सिंध में एक साइड तो यहाँ पर है जिसका नाम एम से बनेगा, एक साइड यहाँ पर है जिसका नाम सी एच से बनेगा, एक साइड यहाँ पर है जिसका नाम ए से बनेगा, और एक साइड यहाँ है जिसका नाम से बनेगा भाई, ए से बनेगा। ये क्या बनेगा? के। नहीं नहीं, कालीबंगा नहीं। अब इनके नाम मैं लिख देता हूँ, इनके नाम, इन चारों के नाम दोबारा मैं बता देता हूँ भाई। देखिए यहाँ, दोबारा देखिए, ये पाकिस्तान का सिंध एरिया है, और यहाँ पर हमारे पास चार साइट है बड़ी फेमस जो अक्सर एग्जाम में आती है। एक मोहनजोदारो, चनहुदारो, आमरी, और ये कोट दीजी। अब इन चारों के नाम मैं कहाँ लिख देता हूँ भाई? मैं चारों के नाम यहाँ लिख देता हूँ। मोहनजोदारो, चनहुदारो, का नाम है आमरी, और एक का नाम है कोट दीजी। ये चारों साइटें जो है पाकिस्तान के किस में है? सिंध में। ये पाकिस्तान का सिंध है। अब इसके बाद अब मैं पहुंचूंगा गुजरात में भाई। ये लिख लिया आपने चारों? जो समझ में ना आई हो तो पूछिए। चारों का नाम यहाँ है। डाबरकोट, सुतका को, और सुतका गेंडोर। ये चारों साइटें बलूचिस्तान की है। पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है वहां है। ये नहीं, ये बी से हो जाएगा बालाकोट, बी से हो जाएगा डाबरकोट, एस से हो जाएगा सुतका को, और ये सुतका गेंडोर यहाँ है। ये तो पहले ही बता दी थी ना मैंने, क्योंकि उसमें बताई थी मैंने आपको जब वो चारों साइटें बताई थी। हाँ जी, और बताइए, कोई कंफ्यूजन? सिंध प्रांत में। अब चलिए, अब चलते कहाँ भाई? अब चलते हैं गुजरात। और गुजरात में हमारे पास 10 साइटें हैं कम से कम। देखिए, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। यानी कि गुजरात की जो ये पट्टी है, इस पट्टी पर हमारे पास 3 साइटें हैं। अब उन तीनों के नाम मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, तीनों के नाम लिख दूँ? तीनों के नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, लिखेंगे। हाँ, 10 नाम आएंगे। पहला नाम, दूसरा नाम, पहले का नाम है देसलपुर, देसल। दूसरे का नाम है कोटड़ा, नाम है धोला। देखिए, ये निशान लगाया मैंने गुजरात में, तो ये क्या हो जाएगा? देसलपुर हो जाएगा, ये कोटड़ा हो जाएगा, ये धोलावीरा हो जाएगा। तीनों साइट, और तीनों के नाम मैंने यहाँ लिख दिया। अब 2 साइट है हमारी यहाँ, दोबारा बोल देते हैं। देसलपुर, देखिए, हाँ जी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देसलपुर।
सुरकोतड़ा, धोलावीरा। अब दो साइटें मैंने आपको यहाँ बताई रात में। एक साइट मैंने आपको बताई यहाँ, इसका नाम है एन से जो नाम बनेगा चौथे नंबर पे हो जाए नागेश्वर, नागेश्वर। और के से हो जाएगा पांचवें नंबर पर कुंतासी। अब यहाँ ये छठे नंबर पर, सातवें नंबर, आठवें नंबर, ये नौवें नंबर। छठे नंबर पे है लोथल, सातवें नंबर रंगपुर, आठवें नंबर रोजदी, लोथल, रंगपुर, रोजदी। एक हो जाएगी आपकी नौवें नंबर पे खास पाटन, रोजदी। और 10वें नंबर पर भगत राव, भगत राव। और 10वें नंबर की साइड कहाँ पे है भाई? 10वें नंबर की साइड है आपकी यहाँ। अब जो भी नाम ना समझ में आए पूछिए। 10 साइटें हमारी कहाँ की है? गुजरात। रोज दी। 5वें नंबर पे है कुनतासी। हाँ लोकेशन बता, लोकेशन कौन कौन सी चाहिए आपको बताओ। दोबारा देखिए, हमने अब गुजरात की साइटें ली है, सभी देख लीजिए एक बार। गुजरात की साइटें में हमने 3 साइटें यहाँ ली और वो 3 साइटों के नाम मैंने यहाँ लिखे। तो इसमें क्या है? देसलपुर, सुरकोतड़ा, धोलावीरा। तो ये देसलपुर है, ये सुरकोतड़ा है, ये धोलावीरा है। क्लियर? फिर उसके बाद मैंने 2 साइटें यहाँ ली, एक का नाम के से, एक का नाम एन से। एन से जो नाम है वो है नागेश्वर और के से जो नाम है कुंतासी, यानी कि नागेश्वर ये है, कुंतासी ये है। क्लियर? फिर उसके बाद हमने कितनी साइटें ली भाई? फिर हमने ली 4, छठे नंबर की, 7वें नंबर की, और ये 8वें नंबर की, ये 9वें नंबर की। तो ये चौथल है, ये रंगपुर है, ये रोजदी है, ये प्रभास पाटन है। और 10वां जो साइट है हमारी वो यहाँ है गुजरात में, क्योंकि गुजरात इस तरीके से फैला हुआ है। और ये क्या है नाम? भगत राव। कोई लोकेशन ना समझ आई हो, नाम ना समझ आए हो तो बताइए मुझे। देख लिया? अब आगे बढ़े। अब हम चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में क्या नहीं समझ में आया आप लोगों के? हरियाणा में अभी आएंगे। अभी चलते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान में यहाँ एक जगह है जिसका नाम के से बनेगा, और वो नाम क्या है? कालीबंगा। तो नेक्स्ट लिख लीजिए कालीबंगा। काली बंगन लिखा जाएगा, बंगा पढ़ा जाएगा। तो ये कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। और राजस्थान मैंने आपको मैप में यहाँ यहाँ आपको बताना चाहिए राजस्थान है, और यहाँ ये साइट है। इसके बाद चलते हैं हरियाणा। हरियाणा में 2 साइटें आपको मिलेगी, एक मान लीजिए यहाँ और एक मान लीजिए यहाँ। तो दोनों के नाम मैं लिख देता हूँ। एक का नाम है राखीगढ़ी और एक का नाम है बनावली। राखी गढ़ी, एक का नाम क्या है? बनावली। बनमाली भी लिखा रहता है कुछ किताबों में, कुछ में बनावली लिखा रहता है, तो टेंशन मत लेना। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं कहाँ भाई? अब हम चलते हैं पंजाब। पंजाब में यहाँ 2 साइटें हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब इन दोनों के नाम मैं लिख देता हूँ।
एक का नाम रोपड़ और एक का नाम है संघोल। दोनों पंजाब में है। दोनों साइटें कहाँ हैं? संघोल। अब देखिए, अब ये आपके दिमाग में एक फ्रेम बन गया कि आईवीसी जो एक ज़माने में डेवलप हुई, और उस ज़माना आपसे कितने साल पुराना? 4000 साल पुराना। और उस ज़माने में जो शहर डेवलप हुए उनमें हमें 1500 मिले बस। हो सकता है कि और भी मिलते रहे। एग्जामिनर कम से कम ऐसा चाहता है कि आपके पास कम से कम 30 से ज़्यादा साइटें तो आपके पास हो, यानी 30 से ज़्यादा शहर आपके टिप्स पे होने चाहिए, जहाँ जहाँ से एग्जामिनर को, जहाँ जहाँ से स्कॉलरों को बहुत सारी चीज़ें मिली है। 1500 शहर में से कम एग्जामिनर कितनी उम्मीद करता है? 30 से ज़्यादा शहरों की उम्मीद करता है आपसे बस। और इतने आप याद कर सकते हो आसानी से या नहीं कर सकते? और वो याद करने का तरीका मैंने क्या बताया कि पहले तो चारों साइटें वो लो जहाँ जहाँ तक आईवीसी फैली हुई है, वो चारों ले ली। फिर उसके बाद अफगानिस्तान की 2 लो, फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान, फिर पाकिस्तान के सिंध, फिर पाकिस्तान के पंजाब, फिर इंडिया में गुजरात, फिर राजस्थान, हरियाणा, और फिर उसके बाद पंजाब। 3 साइटें और है जो उत्तर प्रदेश में डेवलप हुई, ठीक है ना? उनके नाम मैं और लिखा देता हूं आप लोगों को, तो आपके पास जो है 30 से ज़्यादा साइटें हो जाएंगी। देखिए, ये जो साइट मैंने आपको बताई थी, कौन सी थी भाई? ये थी आलमगीरपुर। आलमगीर। अब यहाँ मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, यहाँ 1 2 3 ये तीनों साइटें हैं। एक का नाम है अम्बा खेड़ा, का नाम है बड़ा गांव, और एक का नाम है हुलास। साइटें और है जो कहाँ है भाई? जो उत्तर प्रदेश में। कितनी साइटें होगी ये? नाम ना समझाए तो पूछ लीजिए। अम्बा खेड़ा, बड़ा गांव, हुलास। ये असल में तीनों साइटें सहारनपुर में है, मेरठ में नहीं है। तीनों साइटें कहाँ हैं? सहारनपुर में। मेरठ में ये है आलमगीरपुर। देख लिया आपने? अब एक फ्रेम आपके दिमाग में बन गया भाई, आईवीसी कहां से कहां तक फैली हुई है। अब इसके बाद जितनी जानकारी आप इसकी इकट्ठा कर सको। हुलास, हुलास, तीनों सहारनपुर उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर भी उत्तर प्रदेश हो गई। तो 4 साइटें यहाँ की होगी, 4 इस तरीके से आपके पास। अब इस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन में जो फेमस शहर है, जहां से अक्सर एग्जामिनर कुछ चीजें पूछ लेता है, उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? तो लिख लिया आपने सभी ने? अब आगे बढ़े। अब आप हेडिंग लिखिए, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईवीसी। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। अब हम यहाँ आ जाते हैं भाई, नया मैप ले लेते हैं, और नए मैप में आपको मैंने बताया कि भाई ये अफगानिस्तान, ईरान, ईरान से ये इराक। सबसे पहले हम जिस साइट को एक्सप्लेन करेंगे उस साइट का नाम है ये। कौन सी साइट है ये? तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखिए हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको फटाफट लिखवा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपने एक हेडिंग बनाई, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईवीसी, और उसमें सबसे पहली साइट का क्या नाम लिखोगे? हड़प्पा। अब हड़प्पा में क्या कीजिए, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाइए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर इन पाकिस्तान, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में। दूसरा पॉइंट लिखिए, अच्छा हिंदी में, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में, पहला पॉइंट हो जाएगा, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में। दूसरा पॉइंट लिखिए, डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में
खोज हुई? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोज हुई। हाँ 1920। अब देखिए इस साइट से जब मिट्टी हटाई गई, ठीक है ना, तो बिल्कुल एकदम शहर मिला। अब ये जो शहर मिला, इस शहर में असल में आपने देखा होगा कि जब बिल्डिंगें बनती है बड़ी बड़ी आज भी, तो बिल्डिंगों के पास ही मजदूरों के रहने की जगह बनाई जाती है, उसको कहा जाता है मजदूरों के निवास स्थान। तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? वर्क्समैन क्वार्टर्स, है ना। इस तरह के जो क्वार्टर है, इस तरह के जो मजदूरों के निवास स्थान है, वो हमें इस शहर में मिले। तो यहाँ पे लिख लीजिए एविडेंस ऑफ वर्क्समैन क्वार्टर्स, मजदूरों के निवास स्थान के प्रमाण। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? मजदूरों के निवास स्थान के प्रमाण, एविडेंस ऑफ वर्क्समैन क्वार्टर्स। ठीक है। दूसरा, आप लोग जानते हैं एफसीआई, आपने नाम सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे क्या होते हैं? गोदाम। लेकिन वो गोदाम शब्द नहीं होता, एक शब्द होता है, आपने नाम सुना होगा ग्रेनरी। क्या नाम सुना आपने? ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब होता है हिंदी में अन्नागार, ये शब्द आपने सुना होगा। अब यहां से हमें देखिए क्या है कि यहां से हमें दो पंक्तियों में ऐसे, एक अन्नागार, दो अन्नागार, तीन, चार, पांच और छह, ऐसे ही छह अन्नागार दूसरी पंक्ति में। तो हमें क्या मिला है? हमें मतलब मान लीजिए एक रो ये है, इसमें छह अन्नागार बने हुए, एक रो ये है, उसमें छह अन्नागार मिले। तो छह छह अन्नागार जो है हमें वो दो पंक्तियों में मिले हैं। कहाँ मिले हमें? इस शहर में। तो लिख लीजिए एविडेंस ऑफ टू, WO2, एविडेंस ऑफ रोज, ROWS, एविडेंस ऑफ टू रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज। ये वाले क्या लिखेंगे? दो पंक्तियों में छह छह अन्नागार के प्रमाण, एविडेंस ऑफ टू रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज, दो पंक्तियों में छह छह अन्नागार के प्रमाण। हाँ टोटल 12 हो जाएंगे। टोटल अगर कंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो 12 हो जाएंगे। तो ये हमें क्या मिले हैं? ग्रेनरी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट लिखिए आप लोग, यहां से देखिए हमें क्या मिला है? एक ब्रो, एक तांबे का, तांबा मतलब कॉपर, कॉपर का क्या मिला है? एक पैमाना मिला है। पैमाना मतलब स्केल, जिससे कुछ चीजें मापी जाती है। तो लिख लीजिए एविडेंस ऑफ कॉपर स्केल, तांबे के पैमाने का प्रमाण, एविडेंस ऑफ कॉपर स्केल, तांबे के पैमाने का प्रमाण। ये चीजें हमें कहां से मिली? हड़प्पा शहर से। अब हम एक और शहर में जाएंगे। अब आप हेडिंग लिखिए मोहनजोदारो। अब हम जाएंगे यहां, इस शहर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट शहर लिखिए मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो शहर हमारा कहाँ है? यहाँ। और ये पाकिस्तान का कौन सा एरिया है? सिंध एरिया है। ठीक है। अब इसमें आप सिंपल सी इंफॉर्मेशन तो लिख लीजिए, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर इन पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। इसके बाद लिखिए डिस्कवर्ड बाय राखलदास बनर्जी, डिस्कवर्ड बाय राखलदास बनर्जी 1922, राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोज हुई। राखल, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोज हुई। पंजाब में बताया तो। मैप पर अगर आपकी पकड़ होगी ना, तो ये बड़े आसान इंफॉर्मेशन है जो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है ना। मैप पर जितनी ज़्यादा फोकस करोगे आप, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद लिखिए, अब देखिए ये जो मोहनजोदारो शब्द है, ये सिंध भाषा का शब्द है, और सिंध भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए, मोहनजोदारो मीनिंग इन सिंधी लैंग्वेज। ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। मोहनजोदारो शब्द का सिंधी भाषा में अर्थ, मोहनजोदारो मीनिंग इन सिंधी लैंग्वेज, मोहनजोदारो शब्द का सिंधी भाषा में अर्थ, मोहनजोदारो शब्द का सिंधी भाषा में अर्थ, मोहनजोदारो मीनिंग इन सिंधी लैंग्वेज। क्या लिखोगे? माउंड, MOUND, माउंड ऑफ डेड। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे? मृतकों का टीला।
अब देखिए यहां से हमें एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, बहुत बड़ा क्या मिला है, अन्नागार, है ना। अन्नागार मतलब वही ग्रेनेरी, और उसे नाम दिया इतिहासकारों ने ग्रेट ग्रेनेरी, विशाल अन्नागार। तो एक और पॉइंट लिख लीजिए, एविडेंस ऑफ ग्रेट ग्रेनेरी, विशाल अन्नागार का प्रमाण, विशाल अन्नागार का प्रमाण। ठीक है ना। यहीं से हमें एक बहुत बड़ा तालाब भी मिला है। इस तालाब को देख के अंदाजा लगाया गया कि भाई ये एक रिलीजियस बिल्डिंग है, इसका पर्पज जो है धार्मिक समय पर स्नान के लिए किया जाता होगा, और इसे नाम दे दिया गया ग्रेट बाथ। तो लिख लीजिए, एविडेंस ऑफ ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार का प्रमाण, विशाल स्नानागार का। देख रहे हैं भाई। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहीं से हमें कुछ छोटे छोटे रेशे मिले हैं कॉटन के। तो रेशे को हम क्या कह सकते हैं, फ्रेगमेंट। तो लिख लीजिए, फ्रेगमेंट ऑफ कॉटन क्लॉथ, एविडेंस ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ कॉटन क्लॉथ। हिंदी वाले लिखेंगे सूती कपड़े के रेशे के प्रमाण, कपड़े के रेशे के प्रमाण, एविडेंस ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ कॉटन क्लॉथ। अच्छा, यहीं से हमें एक ब्रोंज, ब्रोंज मतलब वही कॉपर प्लस टिन, ब्रोंज की बनी हुई एक प्रतिमा मिली है। प्रतिमा मतलब ये लगभग 10 इंच और काफ़ी बारीक है, तो उसको हम स्टैचू तो कह नहीं सकते, तो हम देंगे नाम इमेज, प्रतिमा। और वो इमेज जो है किसकी बनी हुई है, ब्रोंज की बनी हुई है। एक लड़की की प्रतिमा है ये, और लड़की जो है वो डांस की सेंस में खड़ी हुई है। मतलब उस लड़की ने क्या किया हुआ है, उस लड़की ने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ है। तो ये जो तरीका है ये अमिताभ बच्चन का है या नहीं, और ये उसने ऐसे, लड़की ने ऐसे हाथ यहाँ रखा हुआ है, तो ऐसा लगता है जैसे वो डांसिंग सेंस में लड़की जो है खड़ी हुई है। और ये जो प्रतिमा है ये हमें कहाँ मिली है, मोहनजोदारो शहर में। तो लिख लीजिए, एविडेंस ऑफ ब्रोंज डांसिंग इमेज ऑफ ए गर्ल, कांसे की नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा, एविडेंस ऑफ ब्रोंज डांसिंग ऑफ ए गर्ल, कांसे की नृत्य करती हुई प्रतिमा, नृत्य करती हुई। और यहीं से हमें एक सिंबल, स्वास्तिक सिंबल भी मिला है, जो आज हमें शुभ के रूप में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उस जमाने में सजावटी रूप में उसका यूज होता था। तो लिख लीजिए, एविडेंस ऑफ स्वास्तिक, स्वास्तिक सिंबल का प्रमाण, एविडेंस ऑफ स्वास्तिक सिंबल, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण। ये जो चीजें हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो शहर से। अब हम चलते हैं एक और शहर, का नाम क्या है, चनहुदैरो। नेक्स्ट शहर का नाम क्या लिखना है, चनहुदारो। हाँ, क्या कह रहे हो आप, ये बताओ। स्नान घर तो रेक्टेंगुलर शेप, सॉरी, हाँ रेक्ट, आयताकार। स्नान घर, स्नानागार कह रहे हो ना, स्नानागार, स्नानागार जैसे ये लंबी एक, हाँ स्विमिंग पूल। में ये भी पूछ लिया कि कौन सी शेप में था, क्या पूछा कि भाई स्नानागार या स्नान घर। हाँ, तो रेक्टेंगुलर। अगर लंबाई चौड़ाई आपको लिखनी है तो आप लिख लीजिए, कहाँ से मिला है कि लंबाई चौड़ाई, लंबाई जो है 11, देखिए लंबाई कितनी है, 08 है ना, 88 मीटर, ये इसकी लंबाई है, लेंथ। चौड़ाई देखिए कितनी है, चौड़ाई है 7.08 मीटर। तो कैसा हो गया अभी ये, हो गया ना। और अगर इसकी गहराई आपको देखनी है तो इसकी गहराई है 2.43 मीटर, ये इसकी गहराई है। ये 2 मीटर का मतलब है, आप ये देखिए, बल्कि 3.5 फुट के आसपास होता है ना, इसका मतलब 6.5 7 फीट, लगभग 10 फीट गहरा होगा ये, जहाँ तक अंदाजा है, क्योंकि 0.88 है ना। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3 या 3.5, पक्का 3 ही होते हैं, 3 और 3 6 मान लीजिए, 6 और 2 8 फीट गहरा ये स्नानागार है। बाकी लंबाई चौड़ाई हो गई आपके सामने। अन्नागार, अन्नागार एक बहुत बड़ा एरिया है, अगर इसका एरिया लिख सकते हो आप, क्षेत्रफल लिख सकते हो, ठीक है ना। अन्नागार का अगर आपको एरिया लिखना है तो ये 45.71 मीटर है, ये इसकी लेंथ है, और 15.5
23 ये मीटर, तो इससे एरिया ही निकलेगा, क्योंकि भाई लंबाई चौड़ाई में होती है ना बिल्डिंग, ऊंचाई में होती है, गहराई में नहीं होती। लेकिन या गहराई में हाँ हो जाती है, बेसमेंट गहराई में हो जाता है। तो इसमें हम लंबाई और चौड़ाई ही देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा 45 मीटर ये पूरा, कम होगा है ना, तो मतलब इससे भी लंबी बिल्डिंग है वो, 2 गुना। और ये चौड़ाई है इसकी, चौड़ाई कितनी है 15 मीटर, तो ये और भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये अगर दोनों एरिया हम ले ले तो इतना बड़ा अन्नागार जो है वहां पे हमें मिला है, बिल्डिंग के बराबर इसी के। चलो कोई नहीं, वो तो अंदाजा आप देख लीजिए, मतलब एक है ना, अगर आप दिमाग में विजुअलाइज करोगे चीज़ों को तो ज़्यादा याद रहेगी आपके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद नेक्स्ट शहर में चलते हैं। और नेक्स्ट शहर कौन सा है हमारा, चनहुद्रो। अभी लिखिए, देखिए ऑन द बैंक ऑफ, पहला पॉइंट लिखिए, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर इन पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। दूसरा पॉइंट लिखिए, डिस्कवर्ड बाय NG मजूमदार। क्या नाम है भाई, एन मजूमदार इन 1931 में। इसने NG मजूमदार ने सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। ये तो चनहुदारो नया शहर आ गया हमारा, चनहुदारो या चनहुदड़ो, ये पॉइंट हो गए। अब देखिए यहां से हमें क्या मिला है, यहां से हमें ब्यूटी से रिलेटेड चीजें मिली है। आप उनको जैसे कंगा, शीशा, रेजर, है ना, लिपस्टिक, काजल, इस तरह की चीजें हमें यहां से मिली है। तो लिख लीजिए एविडेंस ऑफ कॉम्ब, मिरर, रेजर, काजल, लिपस्टिक एक्सेट्रा। हिंदी वाले लिखेंगे यहां से शीशा, कंगा, शीशा, कंगा, देख के आते हो जो, कंगा, ठीक है, काजल, ठीक है ना, रेजर, उस्तरा, लिपस्टिक आदि। हाँ मतलब आप कह सकते हो कि भाई जो ब्यूटी पार्लर में या सैलून में जो चीज़ें यूज होती है वो यहाँ से हमें मिली है। और जहाँ इंसान होगा वो सब चीज़ें होंगी वहाँ पे, और खासकर जहाँ महिलाएं होंगी तो वो ज़्यादा होंगी, या नहीं। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए हमें और क्या मिला है, यहाँ से हमें एक कुछ ईंटों पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं, यानी कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा करता हुआ, ऐसा अंदाजा लगाया गया। तो ये लिख लीजिए आप लोग, इम्प्रिंट, इम्प्रिंट IMPRINT, इम्प्रिंट ऑफ डॉग एंड कैट्स, इम्प्रिंट ऑफ डॉग एंड कैट्स। पंजों को क्या कहेंगे, पॉज, PAWS, इम्प्रिंट ऑफ डॉग एंड कैट्स पॉज ऑन ए ब्रिक, कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान वाली ईंटों के प्रमाण। ये वाले क्या लिखेंगे, कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान वाली ईंटों का प्रमाण। कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान वाली ईंटों का प्रमाण। अब देखिए आपने एक चीज देखी होगी, आपने छोटे छोटे पत्थर देखे होंगे जो अलग अलग कलर के होते हैं, और उन पत्थरों पर अगर आप उनको डिजाइन बना के उन्हें मोतियों का आकार दे दे और उन पे कुछ डिजाइनदार चीजें बना दे, तो उनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बीड्स। बीड्स का मतलब होता है मन के। बीड्स क्या होते हैं, वो हाथों में ऐसे पहने जाते हैं, गले में ऐसे पहने जाते हैं, ऑर्नामेंट के रूप में, आभूषण के रूप में। तो बीड्स बनाने का जो कारखाना है वो हमें कहाँ से मिला है, चनहुदारों से मिला। तो लिख लीजिए एविडेंस ऑफ बीड्स वर्कशॉप, मनके बनाने के कारखाने का प्रमाण, एविडेंस ऑफ बीड्स वर्कशॉप, मनके बनाने के कारखाने का प्रमाण। एविडेंस ऑफ बीड्स वर्कशॉप, मनके बनाने के कारखाने का। ये हो गया आपका। यहाँ से ये जो फेमस चीज़ें हैं हमें, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शहर में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट शहर में हम चलेंगे तो किसकी बात करेंगे भाई, धोलावीरा। अब देखिए धोलावीरा कहाँ है, धोलावीरा है यहाँ, हाँ
ये धोलावीरा आप लोग मान लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए धोलावीरा। अब धोलावीरा की बात करेंगे हम लोग। धोलावीरा में आप सबसे पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, इट इज लोकेटेड इन गुजरात, या गुजरात में स्थित है। डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी इन 1976। जेपी जोशी के द्वारा 760 खोज हुई। अच्छा, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और कौन से नंबर की, कौन से नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भाई? 40वें नंबर की। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी कितनी घोषित हो चुकी है अभी। अभी आपको पता होना चाहिए 42 हो चुकी है, पता होगा ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हालांकि हमने रिकमेंडेशन के लिए दे दिए, रिकमेंडेशन कितनी दे दी है, लेकिन अभी रिकमेंड कितनी हुई है? अभी आपको पता होना चाहिए हॉयसल एक डायनेस्टी का नाम है, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। हॉयसल डायनेस्टी मैंने आपको थोड़ी सी बताई थी इन्फॉर्मेशन बस, फिर मैंने कहा था कि आपको खुद स्टडी करना है इसको। ये कर्नाटक में नॉर्थ साउथ वाला जो एरिया यहाँ डेवलप हुई थी, हॉयसलेश्वर, ठीक है ना। एंशियंट में लास्ट में पढ़ाता हूँ, आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। हॉयसल जो डायनेस्टी है उसके 3 शहरों को अभी 42 नंबर भी साइट घोषित किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कितने शहरों को? 3 शहरों, तीनों हिस्टोरिकल है। 40 अगर हम बात करते हैं 40वें, 40वें के लिए कौन सा शहर? धोलावीरा, ये भी हिस्टोरिकल प्लेस है। अभी 41 जो है ना, पता है कहाँ से उठाई गई साइट? वो बंगाल से। बंगाल में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, नाम सुना है? विश्व भारती किसने बनाई थी? हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उनकी उस यूनिवर्सिटी को लिविंग हेरिटेज के रूप में नामित किया, वो मतलब डिक्लेयर किया गया। सब स्टैटिक की होती है, करंट की होती है, इन पर थोड़ी सी क्या क्या चीज़, और अपने जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ मिला के उसको स्टडी कीजिए। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से नंबर की है? धोलावीरा 40वें नंबर की, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, वो तो वैसे ही बता दिया मैंने आपको। पहली मुझे लगता है आगरा का लाल किला, एलोरा, अजंता एलोरा। असल में मुझे लगता है कि 1983 के आसपास जो है, या 4 साइटों को एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट किया गया था, फिर एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है। वहाँ से कहानी शुरू हुई थी और अब तक हम आते हैं, और दुनिया भर के एग्जामों में एग्जामिनर ने ये सब चीज़ें पूछी हुई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये 40वें नंबर की है, कौन सी साइट? धोलावीरा, लिख लिया, लिख लिया। यह है विश्व विरासत स्थल, 40वें नंबर का है, तो लिखा आपने? चलिए, अब यहाँ से देखिए 2 बड़ी फेमस बातें हैं जो एग्जामिनर पूछता है, सब अभी तक पूछा है 2 बातों के बारे में। ये पूछा है कि यहाँ से स्टेडियम, तो लिख लीजिए एविडेंस ऑफ स्टेडियम, स्टेडियम के प्रमाण। स्टेडियम आप समझ सकते हो कि उस जमाने में जो, जैसे मान लीजिए मुर्गे लड़ा दिए, बकरे लड़ा दिए आपस में, मतलब पशुओं के आपस में लड़ाइयाँ अभी भी होती है। कितने लोग इकट्ठे होते हैं? 50, 60, 70, 80, ज़्यादा नहीं होते। हाँ, जो बुल फाइटिंग होती है उसमें ज़्यादा क्राउड होता है, साउथ का है वो, ठीक है ना। तो हाँ, ये लोग मुर्गा लड़ाते थे, बकरे लड़ाते थे। साउथ में भी लड़ाते हैं? नहीं, नॉर्थ में भी लड़ाते हैं। तो इस तरीके से स्टेडियम का जो प्रमाण है वो हमें यहाँ से मिला है। एक यहाँ से हमें क्या मिला है? नाम पट्टिका। नाम पट्टिका का मतलब लिख लिया आपने, एविडेंस ऑफ स्टेडियम। नाम पट्टिका का मतलब होता है नेम प्लेट, एक तरीके से जिस पर आपका एड्रेस वगैरह लिखा रहता है, तो उसको बोलते हैं साइन बोर्ड। यहाँ से हमें साइन बोर्ड भी मिला है, तो लिख लीजिए एविडेंस ऑफ साइन बोर्ड, साइन बोर्ड का प्रमाण। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि दूसरी सबसे बड़ी साइट है ये हमारी, इंडिया में जितनी भी साइटें मिली है दूसरी सबसे बड़ी साइट है, तो लिख लीजिए इट इज सेकंड लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी इंडिया। ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला बताइए कौन सा हो जाएगा? ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
धोलावीरा के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आप लिखिए लोथल। अब लोथल देखिए कहाँ है हमारा, लोथल यहाँ, यहाँ मैंने मेंशन किया था। अब आप हेडिंग लिखिए लोथल। लोथल में लिखिए सबसे पहला पॉइंट, ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर इन गुजरात। भोगवा नदी के किनारे गुजरात में, भोगवा, ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर, भोगवा नदी अरे गुजरात में, ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। धोलावीरा की नदी में थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने एक नाम सुना होगा, कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ में क्या होता है कि समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाता है, एक ऐसा एरिया है। और अच्छा, ये वहीं से कच्छ, कच्छ से हो आप? तो कच्छ का जो रण है असल में वो वाइट सैंड के रूप में बड़ा फेमस है, सफ़ेद बालू, है ना। एक और बड़ी फेमस है कि वहाँ का जो गधा है वो बड़ा फेमस है। कच्छ का गधा देखा है, बड़ा फेमस है, मतलब बोझा ढोने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं है। आप समझ सकते हो कि भाई एरिया में ये भी है वहीं के, ठीक है जी, धोलावीरा। तो वहाँ पे नदी, कुछ किताबें तो लिखती है, लेकिन कुछ किताबें कहती है कि नदी के किनारे पर नहीं था ये। इसकी नदी फिल ही आपको मिलेगी किसी बुक में। लूनी जो है कच्छ के रण में खो जाती है, वो दे रखा होगा आपका यहाँ, लेकिन ये ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता, क्योंकि लूनी रिवर जो है ना, ये काफ़ी दूरी पर फ्लो करती थी। जैसे मान लीजिए ये छाजपुर है, और छाजपुर से अगर आप इधर जाओगे तो इधर यमुना मिलेगी आपको, तो नज़दीक में यमुना है। हो सकता है कि कुछ लोग लिख दे कि भाई ये यमुना नदी के किनारे पर है, 4 किलोमीटर का दायरा होता है ना, वो ठीक है। ये जो लूनी है कई किलोमीटर दूर होकर फ्लो करती है, तो इसलिए ऑथेंटिक जो ऑथर है उसने लूनी रिवर लिख दिया है। तो आप लोग लिख सकते हो लूनी या कच्छ ऑफ रण, आप ये ठीक रहेगा ज़्यादा। चलिए, अब ये शहर लिख लिया आपने, अब हम लोथल की बात करते हैं। लोथल लिख लीजिए, डिस्कवर्ड बाय एस आर राव इन 1954, डिस्कवर्ड बाय एस आर राव इन, एस आर राव के द्वारा 1954 में खोज हुई। यहाँ से भी दो बड़ी फेमस बातें हम लोगों को मिली है। एक तो यहाँ से मिला है हमें चावल। आपने चावल देखा होगा, धान वाला, धान का जो छिलका है तो हस्क बोलते हैं, HUSK, छिलके को हस्क ही बोलते हैं। चावल का जो छिलका है वो यहाँ से मिला है। लीजिए, एविडेंस ऑफ राइस हस्क, चावल की का प्रमाण, एविडेंस ऑफ राइस हस्क। दूसरा फेमस पॉइंट है लोथल का भाई, कि यहाँ से हमें बंदरगाह मिला है, एविडेंस ऑफ डॉक यार्ड, DOCKYARD, बंदरगाह का प्रमाण। ये दो बड़ी फेमस बातें हैं जो आपको लोथल की पता होनी चाहिए। लोथल के बाद हम चलते हैं कालीबंगा। नेक्स्ट आप लिखिए, ये कालीबंगा है। आप लिखिए कालीबंगा। कालीबंगा में पहला पॉइंट लिख लीजिए, ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर इन राजस्थान। कौन सी रिवर है? घग्गर। लिखो, डिस्कवर्ड बाय अमलानंद घोष। देखिए, घग्गर जो रिवर है वो हिमाचल से होते हुए, ठीक है ना, और चंडीगढ़ से होते हुए, उसके आसपास से मतलब, और फिर उसके बाद ये जो हरियाणा का ये जो एरिया है, यहाँ से होते हुए, ऐसे होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। इसका नाम है घग्गर। एक है घाघरा। घाघरा जो रिवर है वो उत्तर प्रदेश में, यहाँ नेपाल से ऐसे होते हुए ऐसे, तो दोनों अलग अलग है। तो घाघरा रिवर अलग है और घग्गर रिवर अलग है। अब इसी घग्गर को माना जाता है सरस्वती। वो एक डिबेट का पॉइंट है, उस पर कोई फायदा नहीं डिस्कस, ठीक है ना, क्योंकि कुछ जोग्राफिकल लोग ये मानते हैं कि जिस एरिया से होकर घग्गर फ्लो कर रही है, यहीं से एक ज़माने में सरस्वती फ्लो करती थी। अब इसे कोई मानता है कि भाई ये है, कोई मानता है कि गलत है, वो रहने देते। तो कौन सी रिवर हो गई? घग्गर। डिस्कवर्ड लिख लीजिए, डिस्कवर्ड बाय अमलानंद घोष, अमलानंद, इन 1954 या 51, 51 इन 1950, डिस्कवर्ड बाय अमलानंद घोष इन 1950।
1951, हाँ। अब देखिए यहाँ से हमें क्या क्या मिला है। यहाँ से हमें ऊँट की हड्डी, हाँ ऊँट, एविडेंस ऑफ कैमल बोन, ऊँट की हड्डी का प्रमाण। यहीं से हमें एक जुता हुआ खेत मिला है। जुता हुआ खेत मतलब प्लॉड फील्ड सरफेस, तो लिख लीजिए एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड सरफेस, जुते हुए खेत का प्रमाण, जुते हुए खेत का प्रमाण, एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड सरफेस। अच्छा यहाँ से हमें क्या मिला है, सजी हुई ईंटें, एविडेंस ऑफ डेकोरेटेड ब्रिक्स, सजी हुई ईंटों के प्रमाण, एविडेंस ऑफ डेकोरेटेड ब्रिक्स, सजी हुई के प्रमाण। सजी हुई ईंटें मतलब सजावटी ईंटें घरों में यूज होती होंगी, टाइल्स के रूप में होती होंगी, फर्श के रूप में होती होगी, छत के रूप में होती होगी। चूड़ियाँ, हाँ काले रंग की चूड़ी, कालीबंगा का मतलब ही होता है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली है। अच्छा एक और लिख लीजिए यहाँ पे, एविडेंस ऑफ, हाँ यहाँ से असल में हमें इंसान की एक खोपड़ी मिली है जिससे ऐसा काम किया गया है जिससे अंदाजा लगाया गया कि उस जमाने के लोग सर्जरी जानते थे। तो लिख लीजिए एविडेंस ऑफ सर्जरी, सर्जरी के प्रमाण, एविडेंस ऑफ सर्जरी। यहाँ से हमें हवन कुंड भी मिले हैं, एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स, हवन कुंड के प्रमाण, एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स, हवन कुंड के प्रमाण, हवन कुंड के प्रमाण, एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स, हवन कुंड। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमने एक डिटेल आप लोगों को बताई, हर शहर से कुछ ना कुछ हम लोगों को मिला, ठीक है ना। और ये जो सब चीज़ें मिली ना, इन्हीं चीज़ों के आधार पर पूरी आईवीसी के बारे में और भी जानकारी निकाली जाती है। जैसे यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, यहाँ का पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, यहाँ की इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी, यहाँ की रिलीजियस लाइफ कैसी थी, यहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो कैसी थी। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ऐसे ही अलग अलग शहरों से जो चीज़ें हमें मिली उनसे पता चलती है। तो आप लोग जानते हैं कि भाई आईवीसी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। अभी मैंने आपको बताया कि आईवीसी जो है, यहाँ सबसे पश्चिम वाला शहर, सबसे पूर्व वाला शहर कहाँ, सबसे साउथ वाला शहर और सबसे नॉर्थ वाला शहर। इसका मतलब इस पूरे एरिया में आईवीसी फैली हुई थी। अभी आईवीसी फैली हुई है तो ये कोई ना कोई भाषा आपस में बोलते होंगे और उस भाषा को किसी न किसी रूप में लिखते भी होंगे, ठीक है ना। और जब भाषा किसी रूप में लिखी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पूरी सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट यूज हुई उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग के रूप में लिखिए, स्क्रिप्ट ऑफ आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, स्क्रिप्ट ऑफ आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका ऑफ आईवीसी।